नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ MPPSC प्रीलिम्स यूनिट नंबर 6 को लेकर। MPPSC प्रीलिम्स यूनिट नंबर 6 में दोस्तों भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के टॉपिक दिए हैं। लगातार हम हमारी इस लेक्चर श्रृंखला के माध्यम से यूट्यूब पर इस पूरे यूनिट को कवर कर रहे हैं दोस्तों, एक के बाद एक लेक्चर के माध्यम से। और वर्तमान में हमारा इस पर जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। ये दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण जो है मध्य प्रदेश का, उस पर आधारित व्यवस्था है। क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की अगर आपको वर्तमान कंडीशन के बारे में जानना है तो इसका सही जो आपको आंकड़ा मिलेगा वो आर्थिक सर्वेक्षण से ही मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण को हम दोस्तों यहाँ से बोल सकते हैं लेक्चर श्रृंखला के माध्यम से कवर कर रहे हैं और हमारा ये लगातार इस पर 5वां पार्ट है। पिछले 4 पार्ट के माध्यम से मैं आर्थिक सर्वेक्षण की बहुत सारी चीजों को कवर कर चुका हूं और ये हमारा अंतिम पार्ट है इसमें। हालांकि पहले ऐसा था कि 4 पार्ट में हम इसको कवर करने वाले थे, परंतु चीजों को डिटेल में आपके सामने और लाने के लिए, बेहतर डेटा उपलब्ध कराने के लिए, अच्छे से डिस्कशन करने के उद्देश्य से एक लेक्चर और हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और ये 5वां पार्ट है हमारा मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण पर, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान स्थिति को जानने के लिए। बराबर, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं दोस्तों जल संसाधन का। पिछला लेक्चर जो रहा पार्ट 4, उसमें हम लोगों ने संबंधित प्राकृतिक संसाधनों को देखा था और प्राकृतिक संसाधनों में हमने उसमें वन संसाधन पर बात कर ली थी कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और वन्य प्राणियों की गणना की नवीनतम रिपोर्ट क्या थी। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जल संसाधन की बात करेंगे। और अगर हम जल संसाधन की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश जल संसाधन की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न प्रदेशों में माना जाता है। अगर मध्य प्रदेश में हम अंडरग्राउंड वाटर की बात कर लें दोस्तों, या फिर हम लोग सतह जल की बात कर लें, सभी तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश जल संसाधन की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न प्रदेश हमें देखने को मिलता है। जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में लगभग 200 से ज्यादा नदियां हमें देखने को मिलती हैं। 200 से ज्यादा नदियां हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। और ये जो 200 से ज्यादा नदियां हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं, इनमें नर्मदा जैसी नदी भी शामिल है दोस्तों, जो भारत की 5वीं बड़ी नदी के तौर पर जानी जाती है। ठीक है, लगभग 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है। अमरकंटक से निकलना होता है नर्मदा का पश्चिम क्षेत्र से, और एक भ्रंश घाटी में बहती हुई नर्मदा नदी बोल सकते हैं अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा जैसी भारत की 5वीं बड़ी नदी जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। और इसी के साथ हम देखें तो लगभग 200 नदियां हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो जल संसाधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा संपन्न है। अगर हम इसका डेटा देखें तो औसत सतही जल की जब हम बात करते हैं तो लगभग 81.5 लाख हेक्टेयर मीटर के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। वहीं अगर हम इसका देखें 56.8 लाख हेक्टेयर मीटर का जो पानी है दोस्तों, वो प्रदेश में उपयोग किया जाता है। अगर हम जल नीति की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास जल संसाधन मौजूद है मध्य प्रदेश में, इन सभी जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। तो जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में राज्य जल नीति 2003 में लाई गई थी। अब ये राज्य जल नीति जो थी दोस्तों 2003 में आई थी, और अभी हम देखें 2024 का समय चल रहा है। और जिस सर्वेक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं वो सर्वेक्षण 2022-23 का सर्वेक्षण है। तो यहाँ जो जल नीति हमें देखने को मिलती है 2003 की, उसमें संशोधन की बात हो रही है। आज के समय के हिसाब से इस जल नीति में संशोधन करके नवीन जल नीति मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2022 का ड्राफ्ट भी तैयार है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट पे भी नजर डालनी पड़ेगी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें समग्र जल प्रबंधन सूचकांक को बताया गया, और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सूचकांक होता है। इस समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में अगर हम 2008 की स्थिति को देखें तो गैर हिमालयी राज्यों में, जहां पर हिमालयी नदियां नहीं आती हैं, वहां मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। और ये बहुत बड़ी बात है। गैर हिमालयी राज्यों में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। ये कहीं ना कहीं एक बेहतर कंडीशन हमें मध्य प्रदेश के जल प्रबंधन के क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्रोत वृद्धि की बात करें, जल संरचनाओं के पुनरुद्धार की बात करें, या वृहद मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की आपूर्ति की बात करें, इन सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मतलब यह है कि जो जल क्षेत्र के स्रोत है उनको बढ़ावा बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में दिया जा
रहा है। जल संरचनाओं के पुनरुद्धार का काम मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। इसके अलावा वृहद मध्यम सिंचाई जो आपूर्ति होती है उसमें भी मध्य प्रदेश काम कर रहा है। इन सब दृष्टि से जब हम मध्य प्रदेश को देखते हैं दोस्तों, तो जल संसाधनों के बेहतर प्रयोग का जो एक खाका होता है वो मध्य प्रदेश में तैयार किया गया और उसके तहत काम भी कर रहे हैं इस दृष्टि से। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो तीसरा है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें जल क्षेत्र के अलावा, तो यहाँ पर कुछ हम लोगों को योजनाएं भी देखने को मिलेंगी बेहतर जल प्रबंधन की दृष्टि से। यहाँ एक योजना है जो अटल भूजल योजना के नाम से प्रचलित है दोस्तों। ये एक सेंट्रल लेवल की योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का जो अवधि है वो 2020-21 से लेकर 2024-25 है। तो एग्जाम में आपको आएगा अटल भूजल योजना की अवधि कितनी मानी जाती है, तो अटल भूजल योजना की जो अवधि है वो 2020-21 से 2024-25 मानी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जल का संवर्धन करना और जो भूजल के स्रोत हैं, जो स्तर है उसमें सुधार लाना है। तो भूजल स्तर में सुधार लाना और जल संवर्धन पर काम करना इस योजना का मुख्य काम है। और ये योजना जो है दोस्तों, वो इसका विस्तार भारत के 7 राज्यों में देखने को मिलता है। भारत के 7 राज्यों में हमें इस योजना का विस्तार देखने को मिलता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो वो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन 7 राज्यों में इस योजना का विस्तार है और इस पे जो औसत खर्च है वो औसत खर्च लगभग 6000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो 6000 करोड़ के आसपास औसत खर्च के साथ ये अटल भूजल योजना जो है दोस्तों वो चल रही है और इस योजना के माध्यम से देश में जल का संवर्धन करना है और भू जल स्तर जो है उसको बढ़ाना है। अगर हम इसका मध्य प्रदेश में विस्तार देखें तो मध्य प्रदेश में 6 अलग अलग जिलों में इसका हमें विस्तार देखने को मिल रहा है और लगभग 9 विकास खंडों में इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। तो 6 जिलों में सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि ये जो 6 के 6 जिले हैं, ये 6 के 6 जिले आपको बुंदेलखंड क्षेत्र के देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के ये 6 जिले हैं, इन सभी जिलों में इस योजना को लागू किया गया और इस योजना को जब हम मध्य प्रदेश में इन 6 जिलों में क्रियान्वित कर रहे हैं तो इसका हम लोगों को लाभ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लगभग 678 गांवों की पंचायतें और लगभग 8319 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है इससे लाभान्वित हो रहा है। तो अटल भूजल जो योजना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। जो भी इसके बारे में आपसे पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें दोस्तों, तो अगला आपका है दोस्तों कि मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर जो है वो हमारे देश में जल संरक्षण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस मिशन को हम लोग खासकर वर्षा जल के संग्रहण के संदर्भ में अगर देखें तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। जब हम वर्षा जल के संग्रहण की दृष्टि से इस मिशन को देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अमृत सरोवर के निर्माण करने की व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। अलग अलग स्तर पर हम यहाँ देखें तो जलाशय और तालाब बनाना है, जलाशय और तालाब का निर्माण किया जा रहा है जिन्हें अमृत सरोवर कहा गया है और पूरे देश में इनकी संख्या को बहुत हद तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई। ये अमृत सरोवर का जो मिशन है दोस्तों, ये 24 अप्रैल 2022 को चालू किया गया था। तो एग्जाम में आप लोगों से सीधे पूछेगा कि अमृत सरोवर के लिए जो मिशन जो है ये कब शुरू किया गया, तो 2022 को 24 अप्रैल को। और ये केंद्र स्तर की एक हम लोगों को योजना देखने को मिली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सूखे से निपटना। जब भी बारिश कम होती है, मानसून कमजोर होता है, तो उन परिस्थितियों में हमें हमारे देश में सूखे की समस्या देखने को मिलती है। और सूखे की समस्या से हमारे देश में क्या प्रभावित होती है? कृषि प्रभावित हो जाती है। जब इस सूखे की समस्या के कारण हमारे देश में कृषि प्रभावित होती है तो इस वजह से पूरा उत्पादन गिर जाता है और बहुत ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। भुखमरी के हालात से दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारी जनसंख्या जो होती है उसके लिए सरकार को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। इस सभी प्रकार के संकट से बचने के लिए क्या है कि हमारे यहाँ पर मिशन अमृत सरोवर चालू कर दिया। जलाशय और तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो वर्षा का जल होता है, वर्षा जल है, इसका संग्रहण किया जाएगा और इसके साथ साथ ये भूमिगत जल स्तर जो है, भूमिगत जल स्तर जो है, इस जल स्तर को भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ वर्षा ऋतु के बाद जो मौसम होते हैं कृषि के, उन मौसम में आपकी जल की जो आवश्यकता है सिंचाई की, वो सब के सब इसके माध्यम से पूरी की जा सकती है। ठीक है, किसके माध्यम से? मिशन अमृत सरोवर के द्वारा बनाए गए
जलाशय तालाबों के माध्यम से। अब टारगेट क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव हमारा चल रहा है दोस्तों, और 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर जब भारत अमृत काल में प्रवेश करा, तो इस अवसर पर आजादी के 75 साल के अवसर पर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर 75 का टारगेट इंपॉर्टेंट माना गया। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रामसर साइट की जब हम बात करते हैं तो ये भी हमारे यहाँ पर कितनी हो गई? 75 की गई हैं, जो इस अमृत महोत्सव के समय पे टारगेट रखा गया था। इसी प्रकार से टारगेट रखा गया था कि मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत समस्त ग्रामीण जिलों में कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाब एवं कुल 50,000 तालाबों का निर्माण करना था। तो ये टारगेट रखा गया था 75 का, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा इसकी क्षमता क्या होगी? तो ये जो तालाब बनाए जाएंगे इनकी क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर के आसपास, या हम बोल सकते हैं कि न्यूनतम 1 एकड़ 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र का तालाब बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश मिशन अमृत सरोवर में तालाब निर्माण की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में ये तालाब निर्माण की जो योजना है, अमृत सरोवर निर्माण की योजना है, वो चल रही है। इसके अंतर्गत नए भी बनाए जा रहे हैं, और जो पुराने तालाब ऐसे हैं जो सूख गए हैं उनका भी पुनरुद्धार हो रहा है। मतलब ये है कि ऐसे कई सारे जलाशय हमारे प्रदेश में है, हमारे देश में है, जो पहले जल से भरे होते थे, लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से गर्मी और वर्षा कमी की स्थिति देखने को मिली, उस सब चीजों के चलते इन सभी तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, ताकि आगे से बारिश के मौसम में इनमें पर्याप्त पानी इकट्ठा हो सके दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जब बात करते हैं तो अगला टॉपिक है आपका खनिज संसाधन का। खनिज क्या है? विभिन्न तत्वों के मिश्रण से बनी व्यवस्था जो खनिज है। और ये जो खनिज है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य, याद रखिएगा, बहुत ही बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। हमारे औद्योगिक व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो इस औद्योगिक व्यवस्था की हम बात कर लें दोस्तों, तो उसका आधार कुछ है, तो वो आधार हम लोगों को खनिज संसाधन ही देखने को मिलते हैं। और खनिज संसाधनों की दृष्टि से बात करें दोस्तों, तो पूरी पृथ्वी में लगभग 99% के आसपास हम बात करते हैं तो लोहा होता है, बाकी दूसरा अदर तत्व होता है। पृथ्वी के निर्माण में कई सारे तत्व हैं दोस्तों। 100 प्रमुख खनिज जो होते हैं वो पृथ्वी के पूरे निर्माण की व्यवस्था में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम देखें तो प्रमुख जो खनिज है वो 8 है, प्रमुख 8 खनिज हमें देखने को मिलते हैं, और मध्य प्रदेश भी इनसे संपन्न हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहां देखिए कि अगर हम खनिज संपन्न राज्यों में से एक हैं, तो हम 6वें नेशनल माइंस एंड मिनरल कॉन्क्लेव की बात जरूर करेंगे। 6वां नेशनल माइंस एंड मिनरल कॉन्क्लेव जो हुआ था दोस्तों, ये नई दिल्ली में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि नेशनल माइंस एंड मिनरल कॉन्क्लेव 6th एडिशन कहाँ था? तो नई दिल्ली आप लोगों को बताना होगा। और यहाँ पर ये कब किया गया था? तो जुलाई 2022 में इसका आयोजन किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश शासन का खनिज साधन विभाग को 2 प्रमुख श्रेणियों में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला है। तो हम इस क्षेत्र में 2 पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्यों के तौर पर जाने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ मध्य प्रदेश ने इस खनिजों के विकास के लिए और बेहतर प्रबंधन के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में गौण खनिज नियम भी बनाया है 1996 में। इसके अलावा रेत को लेकर जब हम बात करते हैं तो इसको लेकर भी 2019 में नियम शुरू किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में रेत के खनन, रेत के परिवहन, रेत के भंडारण और रेत के व्यापार को नियमित किया गया है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ पर हमने कई बार देखा कि नर्मदा और चंबल क्षेत्र में रेत का अवैध खनन होता है। इस अवैध खनन को रोकने की दृष्टि से ये नियमन किया गया था दोस्तों। ठीक है, और जब हम खनिजों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश कई सारे प्रमुख खनिजों में आगे है। अगर हम 2021-22 का आंकड़ा यहाँ देख लें तो 2021-22 के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख है। जब हम हीरा उत्पादन की बात करते हैं तो पन्ना जो जिला है, यहाँ पर हीरा बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर भी आप लोगों को हिनौता और मंझगवा ये आपको प्लेस मिलेंगी, खदान क्षेत्र मिलेगा जहां पर हीरे का प्रमुख तौर पर उत्पादन होता है। छतरपुर के बक्सवाहा की जो बंदरपूंची खदान है वो एक हीरे का नया भंडार हम लोगों को मिला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश तांबे की दृष्टि से देखें तो अग्रणी है। अगर हम बात करें बालाघाट क्षेत्र में मलाज खंड जो है वो प्रसिद्ध है तांबे के लिए। अगर इसके बाद देखें दोस्तों मैग्नीज, तो बालाघाट मैग्नीज की दृष्टि से भी आगे है। ठीक है, इन सभी खनिजों में मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों? प्रथम है। इसके अलावा जब हम बात करें रॉक फास्फेट की, झाबुआ तरफ मिलता है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर हम लोगों को कटनी वाले, सतना वाले पूरे बेल्ट में देखने को मिलता है।
चूंकि यहाँ पर चूना पत्थर बहुत यात्रा में मिलता है, बहुत मात्रा में मिलता है, तो बहुत मात्रा में चूना पत्थर यहाँ मिलता है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री का विकास ज्यादा हुआ है। ठीक है, कहाँ? कटना सतनी के बेल्ट में। इसके अलावा हम यहाँ देखें कि रॉक फास्फेट में और चूना पत्थर में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर मिला। कोयला उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों, तो कोयले उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो डेटा है ये आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है मध्य प्रदेश का, तो इस पर आप यकीन कर सकते हैं और बिना किसी शक के इस डेटा को आप एग्जाम में इस्तेमाल भी करेंगे। लौह अयस्क एवं बॉक्साइट की बात जब करते हैं तो लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश 5वां और बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, तो ये खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की स्थिति भी देखी है और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हमको अलग अलग खनिज उत्पादन देखने को मिलता है। खनिज संपन्न प्रदेश है मध्य प्रदेश हमारा। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो अनुसूचित जाति कल्याण की भी हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। जब हम अनुसूचित जाति कल्याण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में एक बोल सकते हैं कि अग्रणी राज्यों में शामिल है। जबकि हम जब अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इसकी संख्या बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है दोस्तों, और यहाँ पर इनके लिए विकास काम के लिए भी यहाँ पर कहीं न कहीं कदम उठाए गए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक समावेशन के लिए प्रतिबद्धता बताई है। लगभग 21% के आसपास अगर हम मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन को देखें तो वो जनजातीय पॉपुलेशन में आती है दोस्तों। आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, ये जनजाति हमें बहुत हद तक प्रभावित करती है। और चुनावों के दौरान आप लोगों ने देखा भी होगा कि चुनावों के दौरान जो पार्टियां होती हैं वो इन जनजातीय प्रदेशों में अपने आप को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बताती हैं ताकि इनके वोट हमें मिल जाए, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति को भी जनजातियां बड़े स्तर पर निश्चित करती है हमारे मध्य प्रदेश में। अगर हम मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात करते हैं दोस्तों तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से उत्तर में जाएंगे तो शहरिया, पश्चिम में जाएंगे तो भील जनजाति, नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं तो बैगा जनजाति, गोंड जनजाति हमें देखने को मिलती है। अगर हम मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात करें दोस्तों तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति के तौर पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखिएगा क्या कि 15 नवंबर 2022 यहाँ पर 15 नवंबर की दिनांक याद रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती होती है। इस अवसर पर हम लोग हमारे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। और ये जनजातीय गौरव दिवस जो है दोस्तों, इस अवसर पर अलग अलग प्रकार की चीजें जो है वो शुरू की गई हैं। इस बार हम 2022 की बात करें तो 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया गया है। ये मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध का मतलब होता है पैसा। ये पैसा नियम जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार किया गया है ताकि ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों जो हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर इन जनजातीय लोगों का अधिकार और बढ़ सके और उस अधिकार के साथ ये उन संसाधनों का प्रयोग कर सके और इनका अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। इसलिए ये पैसा नियम जो है दोस्तों वो 15 नवंबर 2022 को बोल सकते हैं कि क्रियान्वित किया गया और कहीं ना कहीं इसके दिशा निर्देश कार्यान्वयन को लेकर कहीं ना कहीं घोषित भी किए गए हैं। अब हम बात करें 2020 में तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है उसको जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कब घोषित किया गया था, तो 15 नवंबर 2020 में घोषित किया गया था। इसके अलावा जनजातीय नेताओं के योगदान को सम्मान देने का काम भी मध्य प्रदेश में होता है। इसी हम जनजातीय नेता की बात करें तो हमें देखने को मिलता है टाटिया भील, जिनको हम टाटिया मामा के नाम से जानते हैं। तो भंवरकुआ चौराहा जो है इंदौर का, उसे टाटिया भील नाम दिया गया दोस्तों। और ये भी ध्यान रखिएगा कि टाटिया मामा के बलिदान दिवस को हम बोल सकते हैं कि एक बलिदान दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश में पहल है जिसमें अनुसूचित जनजाति कल्याण का काम किया गया है और इन्हें कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक सम्मान देने की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश में की जाती है दोस्तों। इसके अलावा इनके लिए कई सारी योजनाएं भी हमारे मध्य प्रदेश में चलती हैं, जिसमें एक योजना है दोस्तों देवारण्य योजना। देवारण्य योजना जो है दोस्तों आयुष की योजना है और अनुसूचित जनजातियों की आजीविका से जोड़ रही है। मतलब ये आपका जो आयुष है, जिसमें हम लोग चिकित्सा पद्धति को देखते हैं आयुष्मान वाले में, तो यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की इससे जोड़ा जा रहा है और आजीविका के साधन के तौर पर जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ये दिखाई पड़ता है कि जनजातीय लोग जो होते हैं वो कई प्रकार के औषधि पौधे जो होते हैं इन सब चीजों की क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं
और इस वजह से आयुष विभाग को इसकी जरूरत भी होती है। तो ऐसे में इसको जोड़ा जा रहा है ताकि जनजातीय लोगों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आयुष के दवा के उत्पादन हो या वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाती है, जिसके लिए इनको जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की, वो उन्हें जनजातीय प्रदेशों से प्राप्त हो सकती है। यहाँ जनजातीय क्षेत्रों में जो जनजातीय किसान है ये दवा उद्योग से सीधे संपर्क में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास दवा बनाने के लिए जो आवश्यक मटेरियल कच्चा माल होता है वो उपलब्ध हो जाता है, जिससे ये दवा उद्योग से जुड़ेंगे, इनकी आय के साधन बढ़ेंगे। तो ये देवारण्य योजना के माध्यम से हो रहा है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। राज्य की ये जो पहल है देवारण्य योजना की, ये आदिवासी अधिकारों के संरक्षण का भी काम करेगी और उनके लिए आर्थिक उत्थान का कार्यक्रम भी सुनिश्चित करेगी। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से संबंधित रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए योजना है, जो सिंगापुर सरकार की सहभागिता के साथ हो रहा है दोस्तों। और इसमें हर साल 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक योजना चलती है आहार अनुदान योजना। पिछड़े जनजातीय समुदाय जो होते हैं उनमें कुपोषण की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ये जो पिछड़े जनजातीय समुदाय में कुपोषण की स्थिति है, उन्हें इस कुपोषण की स्थिति से बाहर निकालने के लिए 2017 से आहार अनुदान योजना चालू की गई। वर्तमान में जो जनजातीय कार्य विभाग है उसके द्वारा 15 आबाद जिलों में जहां जनजातियां मिलती हैं वहां इस योजना को चलाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति विकास की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या में अगर हम 2011 की जनगणना को देखें 15.6%, लगभग 113.42 लाख लोग जो हैं दोस्तों वो एससी समुदाय के हैं, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या रही 7.27 करोड़ के आसपास 2011 की गणना के हिसाब से, उसमें ये बहुत बड़ा हिस्सा हमें जनजाति समूह का हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो अनुसूचित जाति समूह का हमारे पास लगभग 15.6% हिस्सा है। ये अनुसूचित जनजाति की भांति राज्य की हर एक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और इनका महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि स्थान हमारे प्रदेश की व्यवस्था में है। तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण को पहुंचाने के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से इन लोगों के हमारे मध्य प्रदेश में योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें जो लेटेस्ट आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों वो बोल सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना जो है ये 2022 में संत रविदास जयंती के अवसर पर घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य है अनुसूचित वर्ग के नागरिकों में पूर्व में स्थापित जो सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं इनमें कम लागत के उपकरण कार्यशील पूंजी के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि ये छोटे छोटे से उद्योगों को अपने को डेवलप कर सकें, ठीक है। तो ये अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए भी हमारे मध्य प्रदेश में काम हो रहा है दोस्तों। जब हम अनुसूचित जाति की संख्या की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 15.6% के आसपास अनुसूचित जाति के लोग मध्य प्रदेश में हैं। अब यहाँ पर एक और पहल है दोस्तों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल। 2023 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 आया दोस्तों। अब ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप जो है ये 2020-21 में ही तैयार किया गया था, क्लियर। और इसके 4 प्रमुख स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें बुनियादी ढांचा बोले तो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीजें, ये सब आपके क्या हो गए, बुनियादी ढांचा हो गया। सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, ये 4 स्तंभ माने गए कि अगर हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो जब 2020-21 के आसपास ये रोड मैप तैयार किया गया कि अगर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 4 स्तंभों पे काम करना पड़ेगा। और इन 4 स्तंभों को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी इसी चीज के लिए बढ़ा रही है दोस्तों, ठीक है। यहां समझिएगा कि इन 4 स्तंभों को डेवलप करने की तरफ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और इन सब पर निगरानी रखने के लिए आत्मनिर्भर पोर्टल को भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है, ताकि जितने भी अलग अलग विभाग हमारे देश में मध्य प्रदेश में मिलते हैं उन सभी विभागों के कार्यों पर सतत निगरानी कर सकें और तय सीमा पर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कदम है सुशासन की दृष्टि से, इसलिए हम सुशासन की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों सुशासन क्या होता है, हर वक्त हम लोगों के सामने क्वेश्चन यही आता है कि सुशासन पढ़ना है, लेकिन सुशासन होता क्या है। जब हमसे ये पूछा जाता है कि सुशासन क्या है तो याद रखिएगा, देश या राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन। जब देश और राज्य कुशल प्रभावी प्रबंधन की तरफ जाएगा
अधिकतम से अधिकतम लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से बिना किसी खास कठिनाई के जब सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं तो वो सुशासन की व्यवस्था में देखा जाता है। तो हम यह सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सुशासन से तात्पर्य है किसी देश या राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन करना। ठीक है, इसकी 8 प्रमुख विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। सुशासन की कितनी 8 प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें भागीदारी, सर्वसम्मति उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी और कुशल, न्याय संगत और समावेशी, कानून का शासन। ये सभी के सभी 8 जो विशेषताएं हैं ये हमें सुशासन की देखने को मिलती हैं। अगर किसी के शासन तंत्र में, अगर किसी की व्यवस्था में हमें ये 8 विशेषताएं दिखती हैं तो इन 8 विशेषताओं से सुसज्जित उस व्यवस्था को हम सुशासन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसमें लोक कल्याण, विकास और सुराज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सुराज को, विकास को, लोक कल्याण को प्राथमिकता देना सुशासन का प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो सुशासन की बात की। और जब हम सुशासन की बात करें तो इसमें कुछ नई पहल हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो सुशासन के लिए मध्य प्रदेश में जो नई पहल है उनमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम, और मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है इसका देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सराहना की गई है दोस्तों। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, लोक सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र की स्थापना करना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 लेकर आना, मुख्यमंत्री जन सेवा, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल जिसके माध्यम से सभी विभागों के कामों पर निगरानी रखी जाती है ताकि काम बेहतर तरीके से हो और समय पे पूरा हो, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये सभी की सभी नई पहल हमें देखने को मिलती है किसमें, सुशासन की दृष्टि से। जब मध्य प्रदेश में सुशासन को ध्यान में रखते हुए इतना काम हो रहा है तो इसकी रिपोर्ट देखें। सुशासन सूचकांक 25 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस होता है और उस दिन को मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में सुशासन दिवस के तौर पर घोषित किया गया है। और यह सुशासन दिवस के अवसर पर 2021 में 25 दिसंबर के दिन एक सुशासन सूचकांक जारी किया गया और इसमें लोक शिकायत, पेंशन विभाग और भारत सरकार के एक इंपॉर्टेंट आंकड़े जोड़े गए और यहां पर मध्य प्रदेश ग्रुप बी राज्यों में पहले स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश ग्रुप बी राज्य के अंतर्गत आता है और इनमें पहले स्थान पर हमें मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। मतलब मध्य प्रदेश में सुशासन की दृष्टि से काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें पहल भी देखना होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद हम देखें सुशासन के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश की जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में लेकर आता है और इस प्रकार का अधिनियम पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। और इस व्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश की देश स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर भी इसकी तरक्की या इसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं तारीफ की गई थी। यहाँ पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या है? ये लोक सेवाओं के वितरण और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सुधार करने में मध्य प्रदेश सरकार की बात है। मतलब आप किस तरीके से लोक सेवाओं का वितरण कर रहे हैं, लोगों तक लोक सेवाएं कितनी पहुंच रही हैं और कितनी सरल माध्यम से, तकनीकी माध्यम से लोगों तक आप सेवाएं पहुंचा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गारंटी दी जा रही है लोक सेवा अधिनियम के माध्यम से। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना था दोस्तों। और यहाँ पर एक ये भी है कि जिसको जो भी सेवाएं प्रदान करने की बात की गई है वो निश्चित समय के भीतर ही प्रदान की जाती है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई है कि लोक सेवाएं किसी भी व्यक्ति को तय समय के भीतर मिलेंगी, ये उसका अधिकार है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करें सुशासन के प्रभाव। सुशासन के प्रभाव क्या रहे? तो सुशासन के प्रभाव में हमारे यहाँ समाधान ऑनलाइन देखने को मिलता है, सीएम हेल्पलाइन देखने को मिलता है 181। इस पर कॉल करके आप सीएम के साथ डायरेक्ट बात करके शिकायत कर सकते हैं अगर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उसका समाधान नहीं हो रहा है तो। इसके अलावा सीएम जन सेवा, ई ऑफिस से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ ट्रेड करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है तो उसको सिंगल विंडो सिस्टम के तहत विभिन्न चीजों की अनुमतियां प्रदान की जाएगी दोस्तों। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग के लिए किए गए प्रयासों से योजनाओं के में स्पष्ट और सही जानकारी प्रदान करेंगे। तो कैसे आपके लाइफ को आसान बनाया जाएगा उस सब के संदर्भ में
जवाबदेहिता तय करने के लिए, मजबूत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सेवाओं के डिजिटलीकरण करने व सरलीकरण के माध्यम से नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने में सहायता करता है सुशासन। तो इन सब चीजों के लिए तकनीकी माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन क्या है, तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन दोस्तों 181 है और 2014 से इसको प्रारंभ किया गया है। तो एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछेगा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन क्या है, तो 181। और ये कब से शुरू किया गया, तो 2014 से। यहां पर क्या हो रहा है, एक केंद्रीकृत शिकायत निर्माण प्रणाली है। केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली का मतलब क्या है, केंद्रीकृत मतलब देखिए सीएम जो है वो हमारा सर्वोच्च है और सीएम की जो टीम रहेगी उसके पास आपका सीधे शिकायत पहुंचता है सीएम साहब के पास, और उस शिकायत का निवारण बड़े स्तर पर स्फूर्ति के साथ किया जाएगा। इसके अलावा आपको मुख्यमंत्री डैशबोर्ड देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री जो डैशबोर्ड है दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार का है और प्रमुख योजनाएं जैसे सार्वजनिक सेवा का वितरण हो, बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना हो, राज्य के विभागों को सौंपी की गतिविधि हो, इन सब चीजों को ट्रैक करने का माध्यम है। अगर आप इन सब चीजों को ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग सिस्टम के तौर पर आपको सीएम डैशबोर्ड देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को देखने को मिलता है कि राजस्व के क्षेत्र में सुशासन के प्रयोग क्या है, तो जो आपका भूमि का रिकॉर्ड है, जो आपका डेटा है वो सब डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, कंप्यूटरीकृत प्रतियों का वितरण किया जा रहा है, भूमि के नक्शों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। पहले अगर हम देखें किसी भी व्यक्ति को अपनी भूमि का नक्शा देखना होता तो पटवारी के पास जाते तो बड़े से कपड़े के ऊपर वो नक्शा देखा जाता था। अब सब कुछ आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्व विभाग की सेवाएं भी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको मिल जाती हैं। अगर किसी को किसी फर्म का पंजीकरण करना हो, नया व्यवसाय का पंजीकरण करना हो, किसी प्रकार का कोई लाइसेंस बनवाना हो, तो सब चीजें आप ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की जो व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश में लागू की गई है। और 2013 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था उसके तहत जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा जनता को दी जाती हैं वो सब की सब चीजें उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रदान की जाती है मध्य प्रदेश में। ये याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। याद रखिए कि 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने जो आपकी योजना के तहत आपको एलिजिबल बनाया गया वो खाद्यान्न आप ले सकते हैं। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार ने की है यहाँ पर। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को भी देखना होगा। जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जय जवान जय किसान का नारा देखने को मिलता है। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय विज्ञान जोड़ दिया था, जय विज्ञान का नारा आया। तो पहले चलता था जय जवान जय विज्ञान, ठीक है, और उसके पहले हम जाए तो जय जवान जय किसान चला, फिर जय विज्ञान जोड़ दिया गया और विज्ञान के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जोड़ दिया गया जय अनुसंधान, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और जब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जून 1981 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना कब की गई विभाग की, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश में 1981 में स्थापित किया गया, जो मध्य प्रदेश में तकनीकी विकास के लिए इंपॉर्टेंट संस्था है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टि से राज्य स्तरीय जो भी तकनीकी प्रगति है, अनुसंधान होगा, उन सब चीजों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करता है ये विभाग। अब इसमें हम और आगे जाएं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति। एग्जाम में पूछेगा कि मध्य प्रदेश की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति कब आई, 2022, ठीक है। इस नीति का क्रियान्वयन किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की पहली नीति है जो वैज्ञानिक सोच विकसित करने, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता और नागरिक सेवाओं को प्रोत्साहन करने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित संवर्धन करने और अनुसंधान तथा नवाचार की प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर जन भागीदारी को बढ़ाने, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी एवं नवाचार तंत्र को समावेशी बनाने की संकल्पना पर आधारित है। ये मध्य प्रदेश की अपने प्रकार की पहली नीति बनी है दोस्तों। इस नीति का सन याद रख लीजिएगा
2022 में मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये लाई गई है। अब यहाँ पर हम बात करें तो अन्य नीतियों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार तंत्र उठाने के लिए मध्य प्रदेश डेटा शेयरिंग एंड असेसिबिलिटी जो नीति है वो 2014 में आई थी। मध्य प्रदेश स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति 2014 में आई थी। मध्य प्रदेश शासन की ईमेल नीति 2014 में आई थी। टावर पॉलिसी जो है दोस्तों वो 2019 में लेकर आए थे। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान लोकप्रियकरण के प्रयास भी किए जा रहे हैं और इस प्रयास में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन होता है। जब हम भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश शासन ने 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी प्रथम बार की थी। ठीक है, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट कदम देखने को मिला इस क्षेत्र में, और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद नोडल संस्थान के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर आपको आ सकता है। इसके बाद हम 12वां विज्ञान फिल्म महोत्सव की बात करें तो सिनेमा के माध्यम से विज्ञान की आम जन तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए कहीं ना कहीं ये फिल्म महोत्सव होता है। 22 से 26 अगस्त 2022 के दौरान 12वें विज्ञान फिल्म महोत्सव की मेजबानी विज्ञान प्रसार और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने की थी। कहां पर हुआ था ये दोस्तों, तो याद रखिएगा ये भोपाल में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिल्मों के माध्यम से आप संचार में और कैसे आप इसमें साइंस का प्रयोग कर सकते हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। इसके बाद ई गिरदावरी को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश ई गिरदावरी परियोजना विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों, और इसमें कहीं ना कहीं सूचना उपग्रह से सूचना प्राप्त करने पर बल दिया जा रहा है और फसल सर्वेक्षण का यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। मतलब ये कि उपग्रह से सूचना प्राप्त की जा रही है, फसल का सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसका जो रिकॉर्ड है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए फसल की भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया स्थापित की जा रही है। एमपी किसान ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल का पंजीकरण कर सकते हैं। तत्पश्चात वे बेमेल फसल मशीन लर्निंग एवं किसान की जानकारी पर पटवारी अंतिम गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करता है। तो गिरदावरी रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? पटवारी तैयार करेगा, और इसके लिए ये सैटेलाइट के थ्रू जो आंकड़े इकट्ठे किए गए उनका प्रयोग किया जाता है। फसल गिरदावरी प्रक्रिया में रबी के मौसम के लिए ऑप्टिकल फाइबर उपग्रह का, और जबकि बादल की उपस्थिति के कारण खरीफ के मौसम के लिए रडार का डेटा उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस प्रकार की योजना विकसित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। यह मॉडल 2021 से लागू हो गया है। रबी और खरीफ फसल मौसम में गिरदावरी के लिए राजस्व विभाग के द्वारा इस पूरी तकनीक को अपनाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों ये ध्यान रख लीजिएगा कि फसल की गिरदावरी रबी के मौसम के लिए ऑप्टिकल उपग्रह का प्रयोग हो रहा है, और चूंकि बरसात के मौसम में खरीफ की फसल होती है, बादल आदि के कारण ऑप्टिकल उपग्रह डेटा सही से नहीं मिल पाता, तो ऐसी कंडीशन में इस खराब मौसम के समय राडार जो व्यवस्था है उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से रिपोर्ट कहीं ना कहीं तैयार की जाती है राजस्व विभाग के द्वारा। इसके अलावा स्टेट डाटा सेंटर बन रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत भोपाल में राज्य स्तरीय स्टेट डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो स्टेट डाटा सेंटर कहाँ है? भोपाल में बनाया गया है। अब यहाँ पर अगला हम देखें दोस्तों सांस्कृतिक परिदृश्य। तो अगर हम सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में आध्यात्मिक परिवेश का विस्तार मध्य प्रदेश में देखें तो इस क्षेत्र में हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा काम तो ये किया जा रहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो पहले तक हम देखें कि वो अंग्रेजी भाषा में ही होती थी, तो ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में प्रारंभ हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत हो रहा है। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में विस्तार की दृष्टि से महाकाल लोक देखिए, 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने महाकाल लोक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, और 84 कल्पों जो कि कहीं ना कहीं कुंभ नगरी में काल चक्र के 84 महाकल्पों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे 84 शिवलिंग हैं, यहाँ 4 महावीर हैं, 6 विनायक हैं, 8 भैरव हैं और अष्टमात्रकाएं हैं। साथ ही साथ नवग्रह की व्यवस्था 10 विष्णु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, 24 देवियां जो है वो हमें महाकाल की नगरी में देखने को मिलती है। तो इस पूरे स्थिति को विकसित किया गया है महाकाल लोक निर्माण के माध्यम से। लगभग 920 मीटर लंबा कॉरिडोर बनाया गया है जिसे महाकाल लोक नाम दिया गया है,
और पवित्र रुद्र सागर झील जो यहाँ पर है उसका भी पुनरुद्धार का काम किया गया है। इसके अलावा हमें अद्वैत एवं एकात्म की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। ये अद्वैत और एकात्म की जो प्रतिमा है ये हमें ओमकारेश्वर में देखने को मिलेगी। एकात्म और अद्वैत सिद्धांत की तपोभूमि मध्य प्रदेश है और इस सिद्धांत को देने वाले जो बोल सकते हैं कि महापुरुष रहे वो आदि गुरु शंकराचार्य रहे। आदि गुरु शंकराचार्य जो थे उनका जन्म केरल में हुआ था 8वीं शताब्दी में। वहां से ये चलकर आते हैं पैदल मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। लंबे समय तक यहाँ शिक्षण ग्रहण करने के बाद यहाँ जो ओमकारेश्वर की व्यवस्था आश्रम रहा, यहाँ इन्होंने तप किया, कई उपनिषदों पर भाष्य भी लिखने का काम किया। तो ये ओमकारेश्वर की हमारी जो भूमि है खंडवा में, ये तपोभूमि के नाम से जानी जा रही है दोस्तों। और आदि गुरु शंकराचार्य जो थे वो यहाँ पर रहे लंबे समय तक। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है दोस्तों, जिसको स्टेच्यू ऑफ वननेस कहा जा रहा है, ये स्थापित की गई है कहां पर? ओमकारेश्वर में, जहां पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहीं। ठीक है, और ये आध्यात्मिक लोक इसको कहा गया है। इसका नाम एकात्म धाम है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकात्म धाम कहाँ है, तो खंडवा ओमकारेश्वर में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की बात की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 से मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ, इन्हें बोल सकते हैं कि बिना किसी खर्च के तीर्थ दर्शन पर ले जाया जाता है। और ये तीर्थ दर्शन जो होता है दोस्तों मध्य प्रदेश के बाहर के स्थानों का होता है। महिलाओं के संदर्भ में 2 वर्ष की छूट है, मतलब पुरुषों के संदर्भ में 60 साल है तो महिलाओं को 62 साल तक ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी व्यक्ति तीर्थ दर्शन के लिए जाएगा वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये योजना भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला हमारे लिए दोस्तों आनंद विभाग। जनरली क्या होता है कि हम जो बोल सकते हैं कि वृद्धि आपकी संपन्नता को अलग अलग पैमानों पर मापते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने सांस्कृतिक परिदृश्य को अपनाया और उसने कहा कि जनता जो है उसके बेहतर होने का जो प्रमाण होना चाहिए वो आनंद के तौर पर होना चाहिए कि कितनी जनता आनंद में है। तो आनंद का अब हमारे यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है कि हमारी जनता कितनी आनंद में है। और आनंद की इस व्यवस्था के लिए 2016 में भोपाल में आनंद विभाग का गठन किया गया दोस्तों। मतलब भौतिक प्रगति के पैमाने से आगे बढ़कर आनंद के मापकों को समझा जाए, ऐसा मध्य प्रदेश का मानना है। और यहाँ पर इसके तहत अलग अलग हम लोगों के यहाँ पर बोल सकते हैं कि व्यवस्था शुरू की है, जिसमें आनंद उत्सव इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में हर साल आनंद उत्सव मनाया जाता है। इसमें नागरिकों को सहभागिता, उत्साह को बढ़ाने के लिए और समूह स्तर पर खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे क्या होती है कि नागरिकों में सहभागिता की स्थिति और उत्साह बढ़ता है। इसके अलावा आनंदम पहल शुरू की है, दूसरों की निस्वार्थ सहायता करना, ये इसमें सिखाया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि आपके घर में जो वस्तुएं आप यूज नहीं कर रहे हैं और वो बेहतर कंडीशन में है, ऐसी वस्तुओं को एक निश्चित जगह पर छोड़ दिया जाता है और उस पर नाम वाम चिट्ठी वगैरह नहीं लिखी जाती कि किसने छोड़ा है। इसके साथ ही वहां से जिसको भी जरूरत होती है वो चीज वहां से वो व्यक्ति उठा के खुद ब खुद ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देने वाले का नाम भी नहीं होता और लेने वाले का नाम भी नहीं होता और दूसरों की हेल्प भी हो जाती है, इसलिए इसको कहा गया है निस्वार्थ सहायता की व्यवस्था। अब यहाँ पर एक और चीज हम देखें कि आनंद सभा का गठन भी किया गया। आनंद सभा में विद्यार्थी होते हैं लेकिन यहाँ पर पढ़ाई का काम नहीं होता। ऐसी गतिविधियां कहते हैं जिससे कि जीवन जो है उसके महत्वपूर्ण आयामों को समझ सकें। तो बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में जीवन के महत्वपूर्ण आयामों को लेकर समझ विकसित करने के लिए ये आनंद सभा होती है। जैसे कि क्षमा मांगने, क्षमा करने के महत्व को समझाया जाता है। प्रकृति एवं समाज के प्रति उत्तरदायी बनना यह सिखाया जाता है। दूसरों की सहायता करना, कृतज्ञता का अनुभव करना, संकल्प की शक्ति का उपयोग करना, ऐसे विषयों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है जिससे कि आने वाली पीढ़ी को यह सब चीज समझने में सहायता मिलती है। अगला है अल्प विराम। अधिकारियों और कर्मचारियों में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए अल्पविराम व्यवस्था भी आनंद विभाग के द्वारा की जाती है दोस्तों। इसके अलावा आनंद क्लब भी बनाया गया है। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं वे पहले स्वयं आनंदमय जीवन जीना सीखें। भाई आपको अगर आनंद में रहना है तो पहले आप खुद आनंदमय जीवन क्या है ये सीखिए, आनंदमय जीवन जीना सीखिए और फिर उसका दूसरे लोगों में एक क्लब के माध्यम से दूसरे लोगों में उसका प्रचार प्रसार कीजिए ताकि आपके माध्यम से दूसरे लोग भी आनंद में रहना सीख सकें। तो दोस्तों ये हमारा पूरा लेक्चर रहा जो आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित था। आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश सरकार का जो रहा उसमें
318 पेजों का पूरा सर्वेक्षण था दोस्तों। इसको हमने हमारे इस YouTube चैनल पर 5 अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से पूरा कंप्लीट किया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक सारे के सारे आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ देखने को मिलेंगे। हमारे मध्य प्रदेश PSC का जो सिलेबस है प्री का, उसके यूनिट नंबर 6 में जो पहला टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, उसके अंतर्गत हमने इस आर्थिक सर्वेक्षण को डिटेल में डिस्कशन किया है। यह केवल इस पहले टॉपिक की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो सिलेबस का दूसरा हिस्सा है वहां भी आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे योजनाओं के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे जनजाति विभाग हो, जाति विभाग के क्वेश्चन हो, वन तरफ के क्वेश्चन हो, शिक्षा के क्वेश्चन हो, तो तमाम जो MPPSC में MPG के आ सकता है वहां के क्वेश्चंस भी आपको यहां से टकरा सकते हैं। तो इसलिए इन सभी 5 लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखना है, ना सिर्फ देखना है बल्कि एक एक चीज को नोट भी कर लेना है। और अगर दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं सीधे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, जिससे आपको इसकी PDF भेज दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मिलता हूं अगले टॉपिक को लेकर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।